औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स उसका आगाज़ किया हुआ था और उसके हम टॉपिक्स को स्टडी करते आ रहे थे अब तक। तो बेटा आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो है हमारे पास टॉपिक है बर्नौलीज़ इक्वेशन के। जो बर्नौली ने इक्वेशन ड्रा की थी अकॉर्डिंग टू फ्लूइड फ्लो के हवाले से, उसके मतलब आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ स्टडी करेंगे। तो बेटा कहते हैं कि जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौलीज़ इक्वेशन इज अ फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स। बर्नौली इक्वेशन क्या कहते हैं कि जो बर्नौली की इक्वेशन है, बर्नौलीज़ इक्वेशन is the fundamental Bernoulli's equation is the fundamental equation in fluid dynamics। इन फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के अंदर जो बर्नौली की इक्वेशन है वो एक फंडामेंटल इक्वेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की हामिल इक्वेशन है। अब अगर इसके डायग्राम में देखें, डायग्राम से पहले इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं हमें उसको पहले देखते हैं। कहते हैं द सम ऑफ प्रेशर, द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी भी पर यूनिट वॉल्यूम और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, नॉन विस्कस भी ना हो, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, ठीक है, फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन स्टेडी स्टेट में वो फ्लो कर रहा हो, ठीक है, फ्लोइंग इन स्टेडी स्टेट फ्लूइड फ्लोइंग इन स्टेडी स्टेट इज कांस्टेंट। क्या होता है वो? कांस्टेंट होता है। ठीक होगी बात बेटा, समझ आ गई। एट ईच पॉइंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है, वो क्या कांस्टेंट होता है। डेफिनेशन की बात करें क्या कहते हैं, कहते हैं द सम ऑफ प्रेशर, सम आपने करना है किसका? प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। सम आप करें प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, किसका? ऑफ इनकम्प्रेसिबल, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, नॉन विस्कस हो, ठीक है, जो कि फ्लो कर रहा हो स्टेडी स्टेट में फ्लो कर रहा हो, और उनका जो आंसर आता है वो किसके बराबर आता है? कांस्टेंट के। या सिंपल अल्फाज में अगर हम कहते हैं कि सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तीन चीजों का सम कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? वो एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौली की इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड ही है। उधर भी हमने एक पाइप का जिक्र किया था, उसकी एक लोअर स्टेट थी, उसकी एक हायर स्टेट थी। अब इस केस में भी हमने एक पाइप का ही जिक्र किया हुआ है, ठीक है, उधर भी हमने पाइप का जिक्र किया, इस फॉर्म में भी। अब देखें ये मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, सरफेस से इसके साथ जो हाइट है इसके अपर एंड की उसको मैंने कह लिया हुआ है h1, ठीक है, अपर के साथ है उसको हमने कह लिया हुआ h1। अब क्या है कि इधर से प्रेशर लग रहा है फ्लूइड को, जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, जो एरिया इधर से आ रहा है उसका वो A1 है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक छोटे से पैच की शक्ल में उसको डेल x1 कह लिया। फिर जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है उसको हमने v1 कह लिया, और जो उसका मैस आ रहा था मैस को हमने कह लिया डेल m,
ठीक है। मैस, चूंकि हमने पिछले वाले टॉपिक में बात की थी कि आपके पास जो मैस आता है वो फ्लूइड के केस में वो क्या होता है, अगर हम पाइप की एग्जांपल लें वो क्या होता है, कंजर्व रहता है, यानी कि आपके पास जो m1 है वो बराबर होता है m2 के, या हम m1 m2 की बजाय सिंपल m भी लिख सकते हैं। तो इधर हमने डेल m लिख लिया, ठीक है, कि इसका जो मैस है वो खाली डेल m के बराबर है। समझ आ गई बात। क्या क्या हमारे पास गिवन है कि जब हम देखते हैं, कहते हैं लेट अस कंसीडर द स्टेडी फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ पाइप इन टाइम डेल टी, कि एक पाइप के अंदर से फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है टाइम डेल टी के अंदर, उसने जो फ्लो किया है, ठीक है, वो क्या आया आपके पास, प्रेशर लगा P1, एरिया था उसका A1, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ डेल x1, वेलोसिटी थी उसकी V1, हाइट थी उस पाइप की अपर एंड की वो था h1, और साथ उसका जो मैस था वो आपके पास आ रहा था सिंपल डेल m। ये थी सारी चीजें हमारे पास इक्वेशन के पाइप के अपर एंड के लिए, ठीक है। कहते हैं वर्क डन एट अपर एंड। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन एट अपर एंड, कि अपर एंड के ऊपर जो वर्क डन हुआ था वो कौन सा हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, देख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं टोटल वर्क, द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इज गिवन बाय, कि जो वर्क था वो गिवन बाय हमारे पास आ रहा है W इज इक्वल टू W बाय का हमारे पास W1 इज इक्वल टू F1 डेल x1। चूंकि आपको पता है जो हमारे पास फार्मूला होता है W का, W हमारे पास आता है वो F डॉट D, वर्क डन का फार्मूला, W बराबर होता है F डॉट D के, W भी एज इट इज, F भी एज इट इज। चूंकि अब डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है डेल x की फॉर्म में। चूंकि हम अपर एंड की बात करें तो उधर हमने डेल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल x1 के साथ, तो इधर हमने क्या किया, डेल x1 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया बेटा। अब अगर हम प्रेशर की बात करें, ठीक है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर P इज इक्वल टू F ओवर A। अब अगर इधर से आप निकालें वैल्यू F के लिए तो आपके पास F आता है P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया। आपने क्या करना है, इस F की जगह प्रेशर इंटू एरिया पुट कर देना, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल x1। जी आपके पास इक्वेशन बन गई किसके लिए, वर्क के लिए। अब आगे फर्दर क्या देखना है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, हमने कहा था जो को डेल x होता है या डिस्टेंस वो बराबर होता है s इज इक्वल टू वी टी के, यानी s क्या था, डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी और साथ टाइम। डेल x1 की बात करें तो वो आएगा v1, साथ आ जाएगा डेल t, ठीक है। डेल टी हमने पीछे वाली इक्वेशन में भी पढ़ा था कि वो सेम होता है अपर एंड के लिए भी लोअर एंड के लिए भी। तो आपके पास जो डेल x1 आ रहा है v1 डेल t1 के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर आप वैल्यू को पुट करें इधर तो आपके पास w1 का जो आंसर बनेगा इज इक्वल टू p1 a1 v1 और साथ आ जाएगा आपके पास डेल t। इसको आपने नाम दे लेना है इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कैसे हमने किया कि जो हमारे पास वर्क डन एट अपर एंड के ऊपर वर्क डन हुआ था वो क्या था, W1 बराबर हमारे पास था F1 डेल x1, यानी W का फार्मूला था F डॉट D। इधर से हमने फार्मूला बनाया W का, फिर F की वैल्यू हमने निकाली प्रेशर के फार्मूले से। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपके पास फोर्स इधर से आ जाएगी प्रेशर इंटू एरिया के। फिर हमने कहा कि जो डेल x है या डिस्टेंस है वो बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम की। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी इंटू टाइम पुट करके इसको हमने क्या लिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर अगर हम बात करें वर्क डन एट लोअर एंड, कि जो लोअर एंड के ऊपर जो वर्क डन हुआ था वो क्या हुआ था। अब स्टूडेंट्स देखिए जब हम बात करते हैं लोअर एंड की, तो लोअर एंड में प्रेशर फिर से देखिए आउटवर्ड चाहिए, तो ये था कि इधर से प्रेशर लगा, इस तरह से चले मैं, इधर से प्रेशर लगा, इधर से प्रेशर लगने के बाद ये
एंड से बाहर फ्लूइड निकला था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ है कि जो दोनों इस तरह से भी प्रेशर एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, इधर से भी प्रेशर हम लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा एंड था जिसको हमने लोअर एंड कहा हुआ है, वहां से भी पानी फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि उसको और प्रेशर लग रहा है कि वो वापस बाहर ना आए बल्कि ऊपर ही जाए। यानी कि इधर से भी प्रेशर लग रहा है और इधर से भी प्रेशर लग रहा है कि दोनों को जो प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये नहीं कि एक तरफ से प्रेशर लगा तो फ्लूइड आपका पाइप से बाहर नहीं हुआ, दोनों तरफ से, दोनों सिरों के दोनों एंड के ऊपर से आपको इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो लेकिन इस तरफ जो प्रेशर लगेगा आप इसके पास वो होगा P2, ठीक है, जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर वो P2 लग रहा है, इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो V2 आ रही है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डेल x2 आ रहा है, फिर इसका जो मैस होगा वो डेल m होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन अगर सेम इस तरह अगर हम परफॉर्म करवाएं फॉर द आपके पास फॉर द लोअर एंड, तो आपके पास फिर से आंसर सेम आएगा, लेकिन सिर्फ एक साथ थोड़ा सा चेंज आएगा, वो आएगा माइनस का। चूंकि अब आपको पता है ये जो माइनस रिप्रेजेंट इधर करेगा वो करेगा कि आपके पास जो प्रेशर था वो अपोजिट डायरेक्शन में है। चाहिए तो ये था कि यहाँ से प्रेशर लगा, पानी फ्लूइड बाहर नहीं हुआ ऐसा, फिर क्या हुआ कि उधर से दोबारा से प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया, यानी वर्क डन अपोजिट साइड से भी हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से वर्क डन होगा। तो एक को पॉजिटिव लेंगे, एक को नेगेटिव लेंगे, तो आपके पास फिर से क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, फिर से सारी कैलकुलेशन वही, W2 इज इक्वल टू माइनस F2, साथ आ जाएगा आपके पास डेल x1, साथ है डेल x2 आ जाएगा। फिर से हमें पता है कि जो आपके पास माइनस F2 बराबर आया था PA के, तो आ जाएगा P2, साथ आ जाएगा A2, फिर डेल x2। अब डेल x हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस P2 A2, डेल x का आ जाएगा V2 और साथ आ जाएगा डेल t। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन गया फार्मूला वर्क डन का, ठीक है, जो कि लोअर एंड पे हुआ है, ठीक है, यानी इसको अपोजिट भी हुआ है। कहते हैं आपके पास कहते हैं कि जो नेगेटिव साइन है शोज दैट वर्क डन इज अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। फ्लूइड की जो फोर्स है देखें, इधर से फ्लूइड आना था नीचे की तरफ, लेकिन वर्क डन क्या हो रहा है, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, दोबारा से उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है। तो इस वजह से आपके पास ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब आपको पता है अगर हमने टोटल वर्क डन निकालना हो, ठीक है, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन क्या होगा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, नेट वर्क डन, ठीक है, क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी टोटल वर्क डन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, दोनों वर्क्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। W बराबर होगा W1 प्लस W2 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल वर्क डन का, ठीक है बच्चों। अब अगर हम वैल्यू को पुट करें, W1 की जगह W1 की वैल्यू पुट करें, W2 की जगह W2 की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देख लेते हैं अभी। W इज इक्वल टू, W1 था आपके पास P1, A1 V1, साथ आ गया डेल T, माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस उस जगह मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, P2 A2 V2 और साथ आ जाएगा डेल T दोनों में, ठीक है, डेल T एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या नाम दे लें आप, इक्वेशन नंबर 3 का। एक को हमने पहली का नाम दिया, दूसरी को 2 का दे दिया, तीसरी को हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। कहते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फार्मूला उसका आ रहा था वो आ रहा था A1 V1 डेल T इज इक्वल टू A2 V2, साथ आ रहा था डेल T, यानी आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास आ रही थी वो ये इसके बराबर भी आ रही थी, बिल्कुल फाइनल स्टेप से पहले, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 के अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन 3 थी आपने क्या करना है, वो किस तरह आपके पास आ जाएगी। चूंकि देखें इसको थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी कैसे करेंगे आप कि जो W है आपके पास, ठीक है, W ये आपके पास P1 एज इट इज आ जाएगा, और ये जो चीज़ आपके पास आती है, ठीक है, ये जो चीज़ आ रही थी आपके पास
किधर गई, ये वाली चीज आपके पास आती है वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। यानी आप इसको कह लें कि आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये जो आ रहा है A1V एरिया इनटू स्पीड, ये किसके बराबर होता है, आपके पास होता है वो किसके बराबर, आपके पास वॉल्यूम के बराबर होता है। तो आपने क्या करना है, इस जगह इस टर्म की जगह V पुट कर देना है। डेल टी तो दोनों तरफ सेम आ रहा था, तो आपने क्या करना है, अगर आप उसको कैंसिल आउट करना चाहें तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आप क्या करेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 है, अगर आप उसको दोबारा से लिखें, W तो आपके पास एज इट इज आएगा, ठीक हो गया। W इज इक्वल टू, अब P1 भी एज इट इज, लेकिन P1 के साथ ही देखिए इधर मैं लिख भी देता हूं कि जो आपके पास V होता है, V इज इक्वल टू, वो बराबर होगा आपके पास V इंटू ए, वॉल्यूम स्पीड इंटू एरिया। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू एरिया। तो आपने क्या करना है, स्पीड इंटू एरिया की जगह लिख देंगे आप V, कैपिटल V, फिर साथ माइनस, फिर क्या होगा P2, फिर से वही बात V, ठीक है बच्चों। अब देखें इस फार्मूले में ये भी P है, ये भी P है, यानी हमारे पास एक इक्वेशन में प्लस माइनस वाली इक्वेशन हो, उसमें कोई चीज़ सेम आ रही हो, हम क्या करते हैं, उसको वहां से कॉमन ले लेते हैं। तो W आपके पास होगा P1 माइनस P2 इंटू साथ आ जाएगा आप V, ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन W, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें कि इस इक्वेशन में थोड़ी सी और वैल्यूज का इजाफा करें, वैल्यूज कौन सी, अब इधर हमारे पास V आ रहा है यहाँ पर, अगर हम V की वैल्यू निकालें दोबारा से अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फार्मूला, ठीक है, तो डेंसिटी हमें पता है किसके बराबर होती थी, रो बराबर था M ओवर V के, मैं ऐसे पर यूनिट वॉल्यूम। तो इधर से अगर आप V निकालें तो V आपके पास क्या आएगा, ये इधर और ये इधर M ओवर रो। तो अब आपने क्या करना है, इस V के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास। अब जो आंसर आएगा W इज इक्वल टू P1 माइनस P2, साथ क्या आ रहा है M ओवर रो, ठीक है। ये आपके पास W का फार्मूला बन गया। अब स्टूडेंट्स यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इतनी टफ नहीं थी। सिर्फ आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखकर चलना है, और याद रखकर चलने से आपके पास यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ तक इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके इसको रेज करने जा रहा हूँ, ताकि हम फर्दर जो पार्ट रह गया इस इक्वेशन का मैं उसको भी सॉल्व कर सकूँ। कहते हैं कि जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो फ्लूइड डायनामिक्स में एक फंडामेंटल इक्वेशन है, ठीक है, बहुत अहमियत की हामिल इक्वेशन है, ठीक है। कहते हैं अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में कहते हैं अगर आप सम करें किसका, प्रेशर का, साथ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो कि एक फ्लूइड की है, किसके, जो एक पाइप के अंदर से फ्लूइड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो किसके बराबर आता है, उसका आंसर आता है कांस्टेंट के इक्वल। फिर अगर हम मैथमेटिकल देखना चाहें तो वर्क डन, जो अपर एंड, ये जो ऊपर वाला वर्क एंड था, इसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा था, हमने कहा इसके ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो डेल x1 है, इसकी जो वेलोसिटी थी v1 है, इसका जो एरिया था वो a1 है, इसका जो प्रेशर था वो p1 है। तो हमने सारी कैलकुलेशन करने के बाद वर्क डन का फार्मूला निकाला इस तरीके से, ये मैंने रिपीट भी किया था उस वक्त। अब जब हम बात करने लगे थे एट लोअर एंड, जो नीचे वाला इसका पोर्शन था ये वाला, सारे सेम कैलकुलेशन हमने अपर एंड की तरह परफॉर्म करवाने के बाद W1 और W2 निकाल लिया। फिर बच्चों हमें पता है कि हमने टोटल वर्क डन निकाला है, तो हमें दो वर्क डन या जितने वर्क डन हमारे पास सेपरेट आ रहे थे सबको एडअप करेंगे तो फिर ही हमारे पास टोटल या नेट आएगा। आपने क्या करना है, नेट निकालना है वर्क डन, तो आपके पास W1 प्लस W2 करना पड़ेगा। आपने क्या किया, W1 की वैल्यू पुट की, W2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई थी। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपके पास एरिया इनटू स्पीड आ रहा था ये बराबर होता है वॉल्यूम के। हमने क्या किया, इक्वेशन 3, इस इक्वेशन के अंदर क्या किया, W इज इक्वल टू P1 साथ एरिया इंटू वेलोसिटी के साथ क्या कर दिया हमने, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की जगह लिख दिया V, दोनों तरफ V, दोनों से एक तरफ से कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लिया। फिर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फार्मूला हमारे पास जो डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। हमने क्या किया, इधर से वॉल्यूम का फार्मूला ड्राइव करके इस वाली इक्वेशन में पुट किया, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू M ओवर रो।
ठीक है, mass per unit density। अब स्टूडेंट अगर हम फर्दर इसको लेकर चलें, ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं अब चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हम चेंज इन लिख लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के चेंज इन आप निकालना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की में जो चेंज आ रहा है आपके पास वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। कहती है अ पार्ट ऑफ दिस वर्क डन चेंजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एंड अ पार्ट चेंजेस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, के कुछ पार्ट क्या करता है इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है और जो कुछ पार्ट होता है वो क्या करता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। समझ आई बात कि कुछ आपके पास जो पार्ट होता है वो क्या करता है इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है, फ्लूइड का जो पार्ट पाइप के अंदर से जो फ्लूइड बह रहा है, फिर उसके बाद इसका जो कुछ पोर्शन होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो क्या करता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब हम देखें, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास किसके बराबर होता है, चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल के साथ, तो वो आपके पास आएगा डेल इंटू के ई इज इक्वल टू, अब डेल क्या होता है चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है बराबर होती है 1/2 mv²। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, दो चलिए लिख लेते हैं 1/2 mv² का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। चूंकि चेंज जो हमारे पास होता है पहले भी बता चुका हूं, जब हमने किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनल टर्म में से इनिशियल टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी कि अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से या दूसरी काइनेटिक एनर्जी में से पहली काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा जो कि इसके बराबर आया है। ठीक है, ये चेंज आपके पास आ रहा था काइनेटिक एनर्जी का। अब अगर चेंज इन निकालें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, डेल पी ई। तो आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी एच के, आप क्या करेंगे mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, क्योंकि मैस कंजर्व था इस वजह से मैस एम ही लिखा दोनों तरफ, और जी एक कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, उसको उसकी वैल्यू को भी हमने एक जैसे लिखा, और हाइट दोनों की डिफरेंट थी, एक h1 थी एक h2 थी, तो हमने क्या किया, एक को h2 कह लिया एक को h1 कह लिया, तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, कहते हैं अब इधर जो इस फार्मूले में h2 और h1 आ रहा है, ये आ रहा है हाइट, डिफरेंट हाइट है। ठीक है, h2 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फाइनल हाइट, सॉरी h2 रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर हाइट को, और h1 जो रिप्रेजेंट कर रहा था अपर हाइट को, यानी लोअर वाली हाइट में से आपने अपर वाली हाइट को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वर्क डन अगर फिर से दोबारा टोटल वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन किसके बराबर आता है बच्चों, कि हमारे पास जो चेंज आया है इन दोनों एनर्जीज के अंदर, आप उनको क्या करें, प्लस करें। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी वर्क बराबर होगा W इज इक्वल टू डेल के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल P इंटू ई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। अब आपने सिंपल क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ी सी इक्वेशन लेंथी हो जानी है, मैं इधर लिखने लगा हूं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं इधर लिखने लगा हूं W इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी की जगह आपने उसका फार्मूला, वर्क की जगह आपने उसका फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। ये हम इधर ही वर्क से ही स्टार्ट करते हैं। वर्क बराबर था, हमने अपनी पीछे वाली इक्वेशन में ड्रा किया था, जो वर्क आपके पास आ रहा था, वर्क आ रहा था, वर्क आपके पास जो वर्क का फार्मूला था वो क्या था, अभी हम देख लेते हैं। वो था आपके पास P1 माइनस P2 इंटू वी, सॉरी वी का भी फिर हमने क्या किया था, उसकी वैल्यू पुट कर ली थी जो कि बराबर आई थी मैस ओवर रो के, ठीक है, एम ओवर वी। फिर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था वो लिखे 1/2। अब बच्चों आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखिए 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, mgh2 माइनस mgh1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि इस टर्म को, ये जो आपके पास टर्म आ रही है, इसको खत्म करना है, कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल कैसे होगा कि अगर आपके पास ओवर के ऊपर रो आ जाए और ओवर के नीचे एम आ जाए तो हमारे पास ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप क्या करें, दोनों तरफ कर दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय रो ओवर एम, ठीक है। रो ओवर एम के साथ आप दोनों तरफ क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये रो इस रो के साथ कट गया, ये एम इस एम के साथ कट जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर जो आएगा बचेगा फाइनल आंसर, कहते हैं P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर वेलोसिटी साथ रो ओवर एम। रो ओवर एम इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ठीक हो के बाद। अब 1/2 आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी क्या करना था, सेपरेटली सबको रो ओवर एम के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। रो ओवर एम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1/2 एम v2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रो ओवर एम माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय रो ओवर m प्लस mgh2 मल्टीप्लाई बाय रो ओवर m माइनस mgh1 मल्टीप्लाई रो ओवर m। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास, ये देखिए कटिंग हो जाएगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये आपके पास m इसके साथ कट गया, ये वाला m इसके साथ, ये m इसके साथ, ये m इसके साथ। अब अगर हम फाइनल देखिए आपके पास आंसर आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 साथ आ जाएगा रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का, आपके पास आएगा आंसर रो GH2 माइनस रो GH1। यानी क्या हुआ, मैस जो आपके पास आ रहा था, मैस इस इक्वेशन से खत्म हो जाएगा, मैस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये इधर जो टर्म्स माइनस हो रही थी आपने इधर लेकर आना, इनको प्लस कर देना, इधर जो प्लस हो रही थी उसको जो माइनस हो रही थी उसको दूसरी तरफ ले जाए। अब क्या करें कि P1 ये माइनस हो रही थी, इधर आ जाएगी माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस रो GH1 का GH1 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 1/2 साथ प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ बर्नौली, कि ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है इसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ये जो सारी की सारी इक्वेशन है बच्चों, ये सारी आपके पास कौन सी आ रही है, ये इक्वेशन आपके पास आ रही है बर्नौली इक्वेशन। अब जब हम देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि जब आप सम करते हैं प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है आपके पास कांस्टेंट के इक्वल। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास था, ठीक है, सम कर रहे थे आप, ये सॉरी इधर आके प्लस हो जाएंगी, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अगर आपने इनका सम लिया किसका,
सिंपल मैं लिखने जा रहा हूं 1 खत्म करके, प्रेशर का आंसर लिया, प्रेशर प्लस सम किया काइनेटिक एनर्जी का रो V1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GH1, तो ये किसके बराबर आता है? ये बराबर आता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये हमारे पास बराबर आएगा कांस्टेंट के। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जब आपके पास सम हो किस किस चीज का, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो इक्वल आता है आपके पास किसके? कांस्टेंट के। तो यही हमारे पास प्रूव करने वाली चीज थी। ठीक है, जो मैंने अपनी इस इक्वेशन को ड्राइव किया था सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाते हुए, तो इसको मैं जो हमारे पास इस वक्त बोर्ड पे मौजूद है मैं ओवरव्यू देने लगा हूं। कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चेंज को आपको पता हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल के साथ, फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाले, फिर आपने क्या करना है? टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को प्लस करना पड़ेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो आपके पास आंसर इस तरह से आ जाएगा परफॉर्म करवाते हुए। अब आपके पास इधर जो आपने एक मेन काम करना है वो ये था कि डेंसिटी जिसके बराबर यानी रो ओवर एम के साथ आप इक्वेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। आई होप सो कि आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। तो बेटा मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।